आज हम लोग क्लास 12th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पारिस्थितिकीय तंत्र, पारिस्थितिकी और पर्यावरण। पारिस्थितिकी और पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पर्यावरण। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट्स, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट्स। तो पारिस्थितिकी और पर्यावरण ये पूरा एक यूनिट है। यहां से बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर के या तो 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। ये पूरा यूनिट है। एक यूनिट में इसमें 3-4 चैप्टर हैं। तो पहले पारिस्थितिकी और पर्यावरण में हम पहले चैप्टर के विषय में चर्चा करेंगे, और वो आपका पहला चैप्टर जो है वो है आपका इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। तो इकोलॉजी है क्या? पहले इकोलॉजी का ही चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इकोलॉजी है क्या? इकोलॉजी का मतलब पारिस्थितिकी। बस तो हम इतने टॉपिक को पहले डिस्कस कर रहे हैं। इकोलॉजी है क्या? जीव तथा उसके वातावरण। पारिस्थितिकी है क्या? इकोलॉजी जीव तथा उसके वातावरण, जीव तथा उसके वातावरण या पर्यावरण, जीव तथा उसके वातावरण या पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। तो अगर हम डेफिनेशन करें, कोई भी जीव है और वह किस वातावरण में रह रहा है, और वह किस प्रकार वातावरण को अनुकूलित कर रहा है और किस प्रकार वातावरण से वह प्रभावित हो रहा है, इस चीज का हमको जब अध्ययन किया जाएगा तो इस अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी कहेंगे या पारिस्थितिक कहेंगे। कोई भी जीव है अपने वातावरण से सीधा प्रभावित होता है। या तो वह वातावरण को अपने अनुसार अनुकूलित करेगा, वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करेगा, या तो वह वातावरण से प्रभावित होगा। तो जीव और उसके वातावरण या पर्यावरण का पारस्परिक अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी शब्द विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीकों से इसको एक्सप्लेन किया है। तो एक वैज्ञानिक थे रेटर। सबसे पहले एक वैज्ञानिक रेटर थे। रेटर ने इकोलॉजी वर्ड को एक्सप्लेन किया। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग रेटर ने सन 1868 ईस्वी में किया था, और इन्होंने इकोलॉजी को 2 शब्दों से, ओइकोस और लॉगोस, 2 वर्डों से मिलकर बताया कि इकोलॉजी शब्द ओंकोस और लागस से मिलकर बना है। ओकोस का मतलब है हाउस या रहने का स्थान, और लागस का मतलब है स्टडी। तो रेटर के अनुसार इस इकोलॉजी को एक्सप्लेन किया तो उन्होंने बताया कि कोई भी जीवधारी जो है जहां रहता है
उस परिवेश से वह प्रभावित रहता है, तो जीव का उसके परिवेश से अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। ये इकोलॉजी की डेफिनेशन हुई। उसके बाद 1869 में एक वैज्ञानिक आए, हेकल। वैज्ञानिक हेकल। हेकल ने बताया, हेकल के अनुसार इकोलॉजी के डिफिनीशन, इकोलॉजी, इनके अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक वातावरण और इनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। रेटर ने दूसरी डेफिनेशन दिया और हेकल ने दूसरी डेफिनेशन दिया। विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो जीवधारियों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक वातावरण और उसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। इसके बाद तीसरे वैज्ञानिक, पहले रेटर ने अपनी परिभाषा बताया, उसके बाद हेकल ने। तीसरे वैज्ञानिक थे ओडम। ओडम ने 1963 में इकोलॉजी की डेफिनेशन दिया और इनकी सबसे आसान डेफिनेशन थी, प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन, प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी कहलाता है। तो ये विभिन्न वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपनी अपनी परिभाषा दिया। अब इकोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है, इतनी किसकी इसकी मुख्य ब्रांचेज हैं, इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी। तो यहां पर अगर इकोलॉजी की हम ब्रांच की बात करें तो शाखाएं तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य शाखाएं इसकी दो ही हैं। मुख्य दो शाखाएं हैं इकोलॉजी की, मुख्य दो शाखाएं हैं। एक है ऑटो इकोलॉजी, और दूसरा है सीन इकोलॉजी। तो ऑटो इकोलॉजी जो है स्वपारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी, और सीन इकोलॉजी जो है समपारिस्थितिकी। तो इसमें ऑटो इकोलॉजी में और सीन इकोलॉजी में अंतर क्या है, इस चीज को जान लीजिए। अगर दोनों की डिफिनेशन हो जाए तो अंतर भी एकदम क्लियर हो जाएगा। स्वपारिस्थितिकी में किसी एक प्राणी या किसी एक वातावरण का ही अध्ययन किया जाता है। किसी एक प्राणी या किसी एक जाति के प्राणियों का
विकास क्रम पर वातावरण का अध्ययन किया जाता है। तो ऑटो इकोलॉजी में एकदम क्लियर हो गया कि किसी एक प्राणी या उसी जाति के एक से अधिक प्राणियों का भी अध्ययन करेंगे तो जाति वही होनी चाहिए। उसी जाति के प्राणियों के विकास क्रम पर वातावरण का अध्ययन कि इसका विकास किस तरीके से हुआ है और कितना विकास हुआ है। एक ही जाति के विभिन्न या एक ही प्राणी का अध्ययन किया जाएगा तो इस तरीके इसको हम लोग ऑटो इकोलॉजी कहेंगे। और उसके बाद सिनिकोलॉजी की बात अगर आती है तो इसके अंतर्गत एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त जीव और समस्त जीव में आपका जंतु और प्लस पौधे, जीव में वो भी आ गए। तो समस्त जीव की अगर बात हो गई तो यहां पर समस्त जीव की बात हो गई तो समस्त जीव समूह, जंतु और पौधे एवं वहां के वातावरण का अध्ययन किया जाएगा। यानी ऑटो इकोलॉजी में किसी एक प्राणी या उसी जाति के ढेर सारे यानी अधिक प्राणियों के विकास क्रम का वातावरण पर क्या उसका अध्ययन है उसके विषय में अध्ययन होगा। लेकिन सीन इकोलॉजी में एक ही स्थान पर पाए जाने वाले संपूर्ण जीव जो भी होंगे उसका वातावरण पर अध्ययन किया जाएगा। तो इसको हम लोग सीन इकोलॉजी कहेंगे। एक जाति का हो गया और यहां पर संपूर्ण की जब बात हो जाएगी तो वो हो जाएगा आपका सीन इकोलॉजी। ये था इकोलॉजी। इसी इकोलॉजी में ही दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्सर पेपर आप देखेंगे तो उसमें दिया है, एक है दीप्तिकाल और इसी दीप्तिकाल से बना है दीप्तिकालिता। दीप्तिकालिता एक प्रोसेस हो गया, दीप्तिकाल एक पीरियड हो गया। ये अंतर है इसमें। दीप्तिकाल एक समय है, एक पीरियड है, जबकि दीप्तिकालिता एक प्रोसेस है। आप लोग जानते हो जितने भी पुष्पीय पौधे हैं सबके फ्लावरिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अत्यधिक ज़्यादा टेम्परेचर पर भी न तो फ्लावरिंग होगी न तो सीडिंग होगी। तो इसलिए एक निश्चित टेम्परेचर की जरूरत होती है, पौधों को एक निश्चित टेम्परेचर की जरूरत होती है फ्लावरिंग के लिए, सीडिंग के लिए। इस प्रक्रिया को कहा जाता है दीप्तिकालिता। और जितना टेम्परेचर की अवधि की जरूरत होती है उन पुष्पीय पादपों को, उसको कहा जाता है दीप्तिकाल। तो अब एक यहां पर हम कहें फ्लावरिंग की, सीडिंग की, रिप्रोडक्शन की और वृद्धि के लिए एक निश्चित टेम्परेचर की जरूरत है। तो इस टेम्परेचर की, जितने की टेम्परेचर की जरूरत हो किसी भी पौधे को कि इसमें इसका फ्लावरिंग हो जाए, सीडिंग हो जाए, रिप्रोडक्शन हो जाए, ग्रोथ हो जाए, वृद्धि विकास जो भी इसमें बातें आती हैं, अगर ये इस टेम्परेचर की जरूरत है तो इस टेम्परेचर की बात होगी तो वो दीप्तिकाल कहलाएगा। और इस प्रक्रिया की बात होगी तो वो दीप्तिकालिता कहलाता है। अब इस दीप्तिकालिका में दो तरह के पौधे होते हैं। एक होता है लॉन्ग डे प्लांट और दूसरा होता है शॉर्ट डे प्लांट। तो इससे एकदम क्लियर है दीर्घकालिक पौधे और शॉर्ट डे में आपका हो जाएगा कम अवधि का इनको लाइट चाहिए।
तो ये लॉन्ग डे प्लांट हो गए, ये शॉर्ट डे। तो लॉन्ग डे में इनकी जो टेम्परेचर है वो अधिक होगा, शॉर्ट डे में टेम्परेचर इनके वृद्धि, विकास, प्रजनन, फ्लावरिंग, सीडिंग के लिए लाइट की कम टेम्परेचर की जरूरत होगी, इनको अधिक टेम्परेचर की जरूरत होगी। तो लॉन्ग डे प्लांट में एक दो उदाहरण देख लीजिए। लॉन्ग डे में है आपका पालक, और एक पौधा हेन बेन है। और शॉर्ट डे में जो है, शॉर्ट डे में है आपका सोयाबीन, सोयाबीन और जैंथियम पौधा है, जैंथियम। तो ये दीप्तिकालिता हो गया इसमें लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो कि लॉन्ग डे शॉर्ट डे दोनों होते हैं, उनको वो पौधे ऐसे समय पर बोए जाते हैं जिनमें जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत कम टेम्परेचर के बीच, उनको न तो बहुत ज़्यादा अत्यधिक ज़्यादा ताप की ज़रूरत होती है, न तो बहुत कम ताप की ज़रूरत होती है, तो उनको शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट भी कहा जाता है। एक वर्ड है आपका और यहाँ पर एक अच्छी डेफिनेशन है, वो है बर्नलाइजेशन। बर्नलाइजेशन, बर्नलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं बसंतीकरण। बसंतीकरण बहुत अच्छी डेफिनेशन है। बसंतीकरण, बसंतीकरण है क्या, इस चीज को जानिए। जो शीत में गेहूं बोया जाता है, शीत गेहूं को ग्रीष्म ऋतु में, शीत गेहूं को ग्रीष्म ऋतु में बोने योग्य बनाने के लिए, बोने योग्य बनाने के लिए भीगे हुए बीजों को, भीगे हुए बीजों को 10 या 12 दिन तक 3 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रख दिया जाता है, रख दिया जाता है। सर्दियों के अंत में, फिर सर्दियों के अंत में, फिर सर्दियों के अंत में बसंती गेहूं के साथ, बसंती गेहूं एक गेहूं की किस्म है, बसंती गेहूं के साथ जो सर्दी में बोई जाती है, बसंती गेहूं के साथ बो दिया जाता है, बो दिया जाता है। उसका दाना बसंती गेहूं के साथ ही, बसंती गेहूं के साथ ही पक कर तैयार हो जाता है, तैयार हो जाता है, पककर तैयार हो जाता है। बीज की इस प्रक्रिया को, बीज की इस प्रक्रिया को, बीज की इस प्रक्रिया को बसंतीकरण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि शीत गेहूं को शीत गेहूं में बोया जाएगा, इसकी किस्में हैं। ग्रीष्म ऋतु के गेहूं को ग्रीष्म ऋतु के समय बोया जाएगा, लेकिन शीत गेहूं को ग्रीष्म ऋतु में बोने योग्य बनाने के लिए, यानी शीत वाला जो गेहूं है ग्रीष्म ऋतु के समय बोना चाह रहे हैं, तो उसको भिगो दिया जाता है 10 से 12 दिनों तक, 3 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उसको रख दिया जाता है। फिर सर्दियों के अंत में बसंती गेहूं के साथ उसको बो दिया जाता है। उसका दाना जो पकता है वो बसंती गेहूं के साथ ही पक कर तैयार हो जाता है, जिसको काट लिया जाता है। इस प्रक्रिया को बसंतीकरण कहा जाता है, बर्नलाइजेशन कहा जाता है।